हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे लद्दाख में अमित शाह के कदम रखने से पहले कांप गया पाकिस्तान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रस्तावित लद्दाख दौरे ने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में मचा दिया हड़कंप। बताएंगे आनन फानन में बुला ली गई पाकिस्तान में प्रेस ब्रीफिंग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तान का, तो वही पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गंदी हरकत पर उतरा नेपाल। वही असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान पर भड़का बांग्लादेश भारत के कार्यवाहक दूत को किया तलब। बताएंगे कौन से बयान पर भड़का बांग्लादेश, तो वहीं भारतीय सामानों पर टैक्स लगाकर घिरी नेपाल सरकार। जब विवाद बढ़ गया और प्रेशर पड़ा और घाटा लगना शुरू हो गया, तो फिर अपने फैसले से पीछे हट गई नेपाल की बालेंद्र सरकार। तो वहीं 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने निकाली चीन की काट। जिनपिंग की सालों की मेहनत पर फेर दिया पानी। वहीं बरसों से जो चीज भारतीयों को चुभ रही थी, अब इस मेयर ने ब्रिटिश किंग के सामने साफ साफ कह दिया सामने से कि भारत का कोहिनूर हीरा भारत को लौटाओ। तो वहीं दोस्तों, कोलकाता से बहुत बड़ी खबर। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी की गाड़ी देख भड़क गए बीजेपी कार्यकर्ता। जमकर हुई झड़प। तो वहीं बैलेट बॉक्स खोलने के आरोप पर देर रात तक कोलकाता में भारी बवाल। स्ट्रांग रूम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बताएंगे पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देख टीएमसी के फूले हाथ पांव ममता बनर्जी हो गई एक्टिव। बताएंगे क्या है वहां की खबर। तो वहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 मई है और आज 1 मई से आपके जेब पर तगड़े असर पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज से बड़े बड़े नियम लागू हो चुके हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड, बैंक एटीएम से लेकर एफडी ब्याज तक बड़े नियम बदल गए हैं। दोस्तों, जानना आपको बहुत जरूरी है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारत के दुश्मनों का खात्मा चाहते हैं, मानते हैं कि एक भी दुश्मन बचेगा नहीं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी लद्दाख का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के गलियारों में खौफ का सन्नाटा पसर गया है। इस्लामाबाद की घबराहट का आलम ऐसा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने आनन फानन में एक वीकली प्रेस ब्रीफिंग बुला ली और उस मुद्दे पर कमेंटबाजी करनी शुरू कर दी, जो पूरी तरीके से भारत का निजी मामला है। इस ब्रीफिंग का पूरा फोकस लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में किए जा रहे बदलावों पर था। आखिर ऐसा क्या है लद्दाख में जिससे पाकिस्तान की रूह कांप रही है, आपको बता दें। बहुत बड़ी जानकारी है ये दोस्तों। दरअसल पाकिस्तानी प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अपनी ब्रीफिंग में भारत पर लद्दाख की क्षेत्रीय स्थिति को बदलने का आरोप लगाया। पाकिस्तान इसे अवैध रूप से कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने रोना रो रहा है, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान को लद्दाख के विकास और वहां भारतीय सेना की मजबूत पकड़ से डर लग रहा है। अमित शाह जी का ये दौरा न केवल सीमावर्ती इलाकों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए है, बल्कि यह दुनिया को एक बड़ा कड़ा संदेश भी है कि लद्दाख के आसपास पड़ोसियों की चाल पर भारत की पैनी नजर है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस घबराहट के पीछे कारण क्या है, तो आपको बता दें। पहला कारण है प्रशासनिक फेरबदल। जी हां, भारत लद्दाख में नए जिलों का गठन और प्रशासनिक सुधार कर रहा है ताकि शासन आम लोगों तक पहुंचे। पाकिस्तान को डर है कि इससे लद्दाख पर भारत की पकड़ लोहे की मुट्ठी जैसी मजबूत हो जाएगी। वहीं दूसरा कारण है रणनीतिक बढ़त। लद्दाख वो जगह है जहां से भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। अमित शाह जी का वहां जाना सेना के मनोबल को साथ में आसमान पर ले जाने वाला है। तीसरा कारण है चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स फेल। जी हां, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की जो साजिश रची थी, भारत की डायमंड नेकलेस रणनीति ने उसे तार तार कर दिया है। अब भारत न केवल अपनी सीमा सुरक्षित कर रहा है, बल्कि दुश्मन के घर में झांकने की ताकत भी रखता है। ऐसे में पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग में 3 कौन से बड़े दावे किए गए, वो आपको बता दें। पहला दावा है प्रशासनिक बदलाव पर आपत्ति। जी हां, ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लद्दाख में नए जिले बनाना और वहां के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत विवादित क्षेत्र का डेमोग्राफिक और स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी दलील दी है यूएन प्रस्तावों का हवाला। जी हां, ब्रीफिंग में बार बार ये दोहराया गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत एक तरफा फैसले लेकर इन प्रस्तावों को दरकिनार कर रहा है।
है। वहीं तीसरा दावा यह किया है कि प्रवक्ता ने लद्दाख में भारतीय सेना की बढ़ती सक्रियता और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कें और टनल को क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बता दिया। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अक्साई चीन और पीओके को लेकर है। जी हाँ, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर सीना ठोक कर कहा था कि अक्साई चीन और पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। लद्दाख में होने वाला हर छोटा बदलाव पाकिस्तान को उस बयान की याद दिलाता है। ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग इसी डर का नतीजा है कि कहीं भारत अगला कदम पीओके की तरफ ना बढ़ा दे। तो यह है पूरा मंजर जिसने पाकिस्तान की जमीर हिला दी दोस्तों। और अमित शाह जी के लद्दाख पहुंचने से पहले ही कांप गया पाकिस्तान। अपने आका को चौंकता देख बुला ली अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो। साथ ही अमित शाह जी के लद्दाख दौरे पर आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, जैसा कि पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी लगातार हर पोल में जीती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस एग्जिट पोल से सिर्फ टीएमसी का ही किला नहीं हिला, यहाँ तक कि बांग्लादेश के सांसद भी हिल गए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाले जितने भी एग्जिट पोल है उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने पूरे बांग्लादेश को चिंता में डाल दिया है। इस बांग्लादेशी सांसद का कहना है कि अगर ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है चुनाव, बीजेपी की सरकार बनती है, तो इससे अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, जिससे और संकट पैदा हो जाएगा बांग्लादेश में, ढाका में। यानी कि दोस्तों जितने भी एग्जिट पोल से उनमें से एक दो को छोड़कर बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को जिताते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के साथ साथ बांग्लादेश के हुक्मरानों के भी पैर कांपने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और किन किन को लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होकर ही रहेगा और एग्जिट पोल की बातें सच होकर रहेंगी? जो मानते हैं कमेंट में भारी मात्रा में लिखेगा, और जो भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए तो कमेंट में बदलाव होकर रहेगा लिख करके सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक इस बटन को नहीं दबाया तो एक सेकंड भी नहीं लगने वाला, लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल एयरलाइंस की बड़ी ही गंदी हरकत, नक्शे में जम्मू कश्मीर को दिखा दिया भारत से अलग पाकिस्तान का क्षेत्र। जब विवाद बढ़ा उसके बाद मांग ली माफी। बता दें, भारत का गलत मैप दिखाने को लेकर नेपाल एयरलाइंस विवादों में घिर गया दोस्तों। इसकी वजह एयरलाइन का एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें नेटवर्क मैप दिखाते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया था। आलोचना के बाद एयरलाइन ने 24 घंटे के भीतर भारत के गलत नक्शे के लिए माफी मांग ली। उन्होंने इस नक्शे की गलती या तकनीकी चूक बताया है। जी हाँ, विवाद की शुरुआत बुधवार को तब हुई जब एयरलाइन की ओर से एक रूट मैप शेयर किया गया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान के क्षेत्र में दिखाया गया था। यह फोटो फौरन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी। इसके बाद भारतीय यूजर्स ने एयरलाइन को जमकर खरी खोटी सुनाई। जल्द ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही यूजर्स ने भारतीय विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसको लेकर नेपाल सरकार के सामने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने की मांग की। ऐसे में जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, नेपाल एयरलाइंस ने उस विवादित पोस्ट को हटा दिया और माफी मांगते हुए इसे सुधारने और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी की बात कही। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। इस नक्शे में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर बड़ी नक्शा बनाने संबंधित गलतियां थी। एयरलाइन ने कहा कि इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप नेपाल एयरलाइंस का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, और उनका माफीनामा पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी पहले नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग पाकिस्तान में दिखा दिया और अब विवाद बढ़ने पर माफी मांगी। क्या माफ कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, नेक्स्ट खबर, असम सीएम हिमंता बिश्व शर्मा के बयान पर भड़का बांग्लादेश, भारत के कार्यवाहक दूत को किया तलब। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बीते रात ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की टिप्पणियों पर अपनी बात रखी। बांग्लादेश के एक अधिकारी ने यूएनबी को बताया कि महानिदेशक दक्षिण एशिया महानिदेशक इशरत जहां ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को ढाका का पक्ष बताया। बांग्लादेश ने इन टिप्पणियों को बांग्लादेश भारत संबंधों के लिए अपमानजनक बताया और भारत के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। दोस्तों, ऐसा क्या कहा था हिमंता बिश्व शर्मा ने जिसको लेकर बांग्लादेश ऑफेंड हो गया? बता दें, 15 अप्रैल को प्रसारित एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मोहम्मद यूनुस के समय जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रहे, कि संबंध और बेहतर ना हो। बाद में 26 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि बदतमीज लोग नरम भाषा नहीं समझते। जब हम असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जो खुद
नहीं जाते तो हम लगातार इस बात को याद करते हैं। उदाहरण के लिए ये 20 अवैध बांग्लादेशी जिन्हें कल रात वापस धकेल दिया गया। बीएसएफ कई बार ऐसे लोगों को अपने पास 10 से 40 दिनों तक रखता है। जब सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स यानी बीडीआर के जवान मौजूद नहीं होते तो उन लोगों को जबरन धकेल कर सीमा पार भेज दिया जाता है। असम के मुख्यमंत्री के इस इंटरव्यू का प्रसारण तो 15 अप्रैल को हुआ था। ऐसे में दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने ऐसे समय में ये बातें कही हैं जब केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि त्रिवेदी जी जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। वो प्रणय वर्मा का स्थान लेंगे जिन्हें बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह है पूरी बात विवाद जिस पर भड़क उठा बांग्लादेश। वहीं आपको बता दें भारतीय सामानों पर टैक्स लगाकर घिर गई नेपाल की बालेंद्र सरकार, जो भारी घाटे और भारी बवाल के बाद अपने फैसले से पीछे हट गई। बता दें नेपाल सरकार ने भारतीय सामानों पर टैक्स लगाने के फैसले में ढील दे दी है। नेपाल सरकार ने कमाई बढ़ाने के इरादे से हाल ही में नया नियम लागू किया था जिसके तहत सीमा पार से आने वाले उन लोगों से कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है जो अपने साथ 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल आ रहे हैं। इसके लिए सभी सामान पर MRP लिखना जरूरी बना दिया गया है। हालांकि इस भंसार नियम के पालन में समस्याओं और जबरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस नए नियम का सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो भारत से सामान ले जाते हैं। सरकार के इस फैसले से व्यापारी नहीं आम नेपाली नागरिक भी परेशान है और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार के इस बेतुके फैसले से भारत से लगी सीमा पर जमा होने वाले रेवेन्यू में भारी कमी आ गई है। व्यापारिक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इस अव्यवहारिक नियम से देश में जरूरी सामानों की किल्लत और घाटा बढ़ सकता है। बालेन सरकार ने इस नियम के तहत विदेश से लाकर नेपाल में बेचे जाने वाले सभी सामान के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य बोले तो MRP लिखना जरूरी बना दिया है। लेकिन लोगों के विरोध और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब इस पर पीछे हटने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि नई व्यवस्था के तहत सामान लेकर आने वाले लोग अब कस्टम पॉइंट पहुंचने पर वस्तुओं की MRP को लेकर खुद घोषणा कर सकेंगे और क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। अब सरकार ने खुद माना है कि वित्त मंत्रालय के कस्टम विभाग के इस नियम की वजह से कुछ सामान जैसे कच्चा माल, मशीनरी, उपकरण और जल्दी खराब होने वाले सामान जैसे कि फल सब्जी वगैरह के मामले में दिक्कतें आ रही हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए नेपाल के भंसार विभाग बोले तो कस्टम विभाग ने नियमों में ढील देते हुए स्वयं घोषणा का नया आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। यानी कि नेपाल में बने नए बालेंद्र सरकार के आने के बाद से बालेंद्र शाह को यह लग रहा था कि वो आते ही पूरे नेपाल को बदल डालेंगे, जबकि रियलिटी यही है कि अगर आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर नेपाल में सरकार उस व्यक्ति की भी नहीं चलने वाली। ऐसे में बालेंद्र शाह को भी झुकना पड़ गया इस मामले में। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने निकाली चीन की काट। जिनपिंग की सालों की मेहनत पर फेर दिया पानी। बता दें हिंद महासागर की लहरों के नीचे इन दिनों एक ऐसी शहमात का खेल चल रहा है जिसने ड्रैगन की नींदें उड़ा दी है। बरसों से चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत ने अब उसका ऐसा तोड़ निकाला है कि जिनपिंग की सालों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दोस्तों भारत ने अपनी डायमंड नेकलेस रणनीति के तहत समंदर में एक ऐसा अभेद रक्षा चक्र तैयार किया है जो न केवल चीन के जाल को काट रहा है बल्कि भविष्य के किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत को तैयार करेगा। पहले आपको बताते हैं चीन की साजिश क्या क्या है भारत को लेकर, जिसको आप मोतियों की माला या कर्ज का फंदा भी कह सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, इसका मतलब है चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान बोले तो क्वादर, श्रीलंका बोले तो हम्बन टोटा, म्यांमार और जिबूती जैसे देशों में बंदरगाहों का एक जाल बुना हुआ है जिसे ही स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। दूसरा जो साजिश है वो ये है कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। बोले तो चीन दोस्ती का दिखावा कर गरीब देशों को भारी कर्ज देता है और जब वो इसको नहीं चुका पाते तो उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है। और तीसरी साजिश है भारत की घेराबंदी। जी हाँ, इस रणनीति का सीधा मकसद हिंद महासागर में भारत के दबदबे को कम करना और उसे रणनीतिक रूप से कमजोर करना है। आपको बता दें वहीं भारत के पास इन तीनों साजिशों की क्या है चाबी, मास्टर चाबी आपको बता दें। पहला है अंडमान का दम, यानी भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है जो चीन के लिए व्यापार का मुख्य रास्ता है। दूसरी मास्टर चाबी है सप्लाई लाइन पर वॉर, यानी संकट के समय भारत मलक्का के रास्ते को बंद कर चीन की
की पूरी ग्लोबल सप्लाई लाइन को मिनटों में ठप कर सकता है। तीसरी मास्टर चाबी है चीन की सबसे बड़ी कमजोरी। यही वो चौक पॉइंट है जिससे ड्रैगन सबसे ज्यादा खौफ खाता है और भारत इसी का फायदा उठा रहा है। दोस्तों, चीन के इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब है डायमंड नेकलेस। जी हाँ, 4 देशों का साथ। दरअसल भारत ने ओमान, इंडोनेशिया, सेशेल्स और वियतनाम जैसे रणनीतिक देशों के साथ हाथ मिला लिया है। नौसैनिक अड्डों का नेटवर्क। भारत इन देशों में अपने लॉजिस्टिक्स और सैन्य बेस विकसित कर रहा है ताकि चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। वहीं ईरान के साथ मिलकर भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए चीन के ग्वादर का तोड़ पहले ही निकाल लिया है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यह 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने चीन को हर तरीके से जवाब देने की काट निकाल ली। ऐसे में अगर आप भी भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में इंडिया हैज बेस्ट डिप्लोमेसी जरूर लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, भारत का कोहिनूर भारत को लौटा दो मिस्टर। ब्रिटिश किंग बता दे, बरसों से जो चीज भारतीयों को चुभ रही थी, अब मेयर ममदानी ने ब्रिटिश किंग से साफ साफ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III और क्वीन कैमिला अमेरिका में हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद वे न्यूयॉर्क आए तो मेयर जोहरान ममदानी से भी मुलाकात हुई। इससे ठीक पहले जब ममदानी से पूछा गया कि वो किंग से मिलेंगे तो बस हेलो हाई करेंगे या कुछ ऐसा है जो आप विशेष रूप से उनके सामने रखेंगे, तो इस पर भारतीय मूल के ममदानी ने जो कहा उसका करोड़ों भारतीय वर्षों से डिमांड कर रहे थे और कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किंग से मिलने का अवसर मिलता है तो वो भारत के कोहिनूर हीरे को वापस लौटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर मेयर जोहरान ममदानी की किंग से मुलाकात भी हुई। उस समय टीवी पर लाइव तस्वीरों में दिखा कि मेयर और किंग की बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि ममदानी ने कोहिनूर वाली बात उनसे कही होगी। हालांकि ये कंफर्म ना हो सका। ममदानी ने कोहिनूर को सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत के इतिहास, भारत का गौरव और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए अन्याय का प्रतीक बताया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत को वापस मिलना चाहिए तो कमेंट में यह बात जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों, जब बात कोहिनूर हीरा की हुई है तो आपसे हमारा सवाल यही है, क्या आप बता सकते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत के किस राज्य की खान से निकला था? देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जवाब देता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कनाडा में दलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट में भारी बवाल। मंच पर सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए पन्नू के आतंकी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर में दलजीत दोसांझ का ऑरा 2026 नाम का म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। हजारों प्रशंसकों की भीड़ के बीच अचानक कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुस आए और नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने दलजीत पर बीजेपी और आरएसएस का एजेंट होने के आरोप लगा दिए। सूत्रों के मुताबिक हंगामा करने वालों में पवनदीप सिंह बस्सी और मनदीप सिंह रवि नाम के व्यक्ति शामिल हैं। इन दोनों का संबंध भारत में प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से बताया जा रहा है, जिसका प्रमुख भगोड़ा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। जब सिक्योरिटी टीम ने इन प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की तो वे सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। कुछ देर के लिए कॉन्सर्ट का माहौल तनावपूर्ण हो गया और संगीत का शोर नारेबाजी में बदल गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि वे भविष्य में भी दलजीत के शो का विरोध जारी रखेंगे। यानी दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के ये लड़ाके थे जो इस कॉन्सर्ट में बवाल मचाने आ गए। वहीं आपको बता दे, चीन में तैनात भारतीय राजदूत की सेना प्रमुख से खास मुलाकात। क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है अपना भारत? बता दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बिश्केक में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तो LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। राजनाथ सिंह जी इस मीटिंग के बाद अब चीन में तैनात भारत के राजदूत विक्रम के दोराई स्वामी ने भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से मुलाकात की है। भारतीय सेना की तरफ से इस मीटिंग की तस्वीर साझा की गई है। तस्वीर शेयर कर बताया गया है कि इस मीटिंग में जियो स्ट्रेटेजिक भू रणनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी के साथ चीन में तैनात भारत के राजदूत की मीटिंग को लेकर इसलिए भी चर्चाएं की जा रही है क्योंकि मिडल ईस्ट में जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही है, भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार उतना तेज नजर आ रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका के कूदने से पूरी दुनिया संकट में घिर गई है। वहीं आपको बता दें, ईरान पर फिर हमला करेगा क्या इजराइल? रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने बताया ट्रंप नेतन्याहू का अगला प्लान। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने गुरुवार को कहा कि उनके देश को ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है ताकि इस्लामी गणराज्य एक बार फिर इजराइल के लिए खतरा न बन सके। एक सैन्य समारोह के दौरान जारी बयान में कार्ज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समन्वय में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में इजराइल, अमेरिका और स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा न बने। हम इस प्रयास का पूरा समर्थन कर रहे हैं और जरूरी सहायता दे रहे हैं, लेकिन इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हमें जल्द ही फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है।
वहीं मौजूदा खामनेई ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी, कह दिया खाड़ी में आए तो समंदर में ही दफन कर देंगे। दोस्तों, अमेरिका को तीखी चेतावनी देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूदा खामनेई ने साफ कह दिया कि अब खाड़ी इलाके की सुरक्षा ईरान खुद करेगा। मौजूदा ने सरकारी टीवी पर अपना संदेश जारी करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि इस समुद्री रास्ते में अब दुश्मन की मनमानी और दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और इसे पूरे तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और जो बाज नहीं आया उसे सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। मौजूदा का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जिसमें नाकाबंदी हटाने की मांग की गई थी। वहीं दोस्तों, यूएस जर्मनी रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिला है। ट्रंप ने कहा कि नाटो साथ नहीं आया, राष्ट्रपति ने अब सेना घटाने की धमकी दे दी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर जर्मनी से अपनी सेना हटाने की धमकी दी है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत की आलोचना की थी, लेकिन यूरोप के देश अब ट्रंप की इस तरह की धमकियों के आदी हो चुके हैं। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बुधवार को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका की जो धीमी चाल है उससे अमेरिका का ही अपमान हो रहा है। इस बयान से ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फिर से जर्मनी से अपनी सेना हटाने की बात कह दी। ट्रंप पिछले कई हफ्तों से नाटो यानी पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन पर भड़के हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग में नाटो के देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इस पर ट्रंप ने नाटो को कागज का शेर कहा है और यूरोपीय नेताओं को कायर तक कह दिया। वहीं दोस्तों, ट्रंप की इस चेतावनी के बाद जर्मनी ने फिर एक बार अपनी ताल ठोक दी और कह दिया कि हम तुम्हारे हर एक फैसले के लिए हर हाल में तैयार हैं। बता दें, जर्मनी ने अब अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों की संख्या घटाने की किसी भी संभावना के लिए खुद को पूर्ण तरीके से तैयार बताया है। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने गुरुवार को कह दिया कि उनकी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बावजूद नाटो और ट्रांस एटलांटिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले तनाव चरम पर पहुंच गया है। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने वहां खड़ी एक टीएमसी की गाड़ी पर आपत्ति जताई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्ट्रांग रूम जैसी संवेदनशील जगह के बाहर राजनीतिक दल के वाहन की मौजूदगी को लेकर लोगों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिया। स्थिति बिगड़ी थी देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल प्रदर्शनकारियों को शांत करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, उधर बैलेट बॉक्स खोलने के आरोप देर रात तक कोलकाता में भारी बवाल मचा, जहां स्ट्रांग रूम पहुंच गई सीएम ममता बनर्जी। ईवीएम बदलने की हो रही है साजिश जैसा लगा दिया आरोप। बता दें, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के पहले राजधानी कोलकाता में गुरुवार की रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग करने का आरोप लगाया है। टीएमसी के इस आरोप के साथ ही तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक बीजेपी पर आरोप लगाते हुए विरोध में धरना देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के अंदर चली गई। धरने पर बैठ के टीएमसी समर्थक इस दौरान वे जय बांग्ला के नारे लगाते रहे। स्थिति को देखते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। वहीं भाजपा के समर्थकों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी की तरफ से लगाए गए आरोपों और स्ट्रांग रूम के साथ पोस्टल बैलेट से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरे तरीके से सुरक्षित है बैलेट बॉक्स, यहाँ कोई ईवीएम नहीं बदला जा रहा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी कोलकाता से, जहाँ पूरी रात बवाल मचा है और ममता बनर्जी टीएमसी बौखलाई हुई है दोस्तों एग्जिट पोल देखने के बाद से, जहाँ लगातार हर एक एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसके बाद बौखला चुकी है ममता बनर्जी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि सारी चीजें धांधली ही हो रही है। ऐसे में अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो यह इतिहास में पहला मौका होगा जब बंगाल भगवामय होगा। बीजेपी की जीत भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ होगी। बंगाल में जीत 2014 की जीत जैसी बड़ी उपलब्धि होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और कद बढ़ने का सीधा संकेत माना जाएगा। बंगाल को वामपंथ और टीएमसी का किला माना जाता रहा है। जीत हुई तो पहली बार बंगाल दक्षिणपंथी विचारधारा चुनेगा। ममता बनर्जी ने हमेशा से बीजेपी को बाहरी बताया है। ये जीत संकेत देगी कि बंगाल ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। हिंदी पट्टी के
बाद बंगाल हिंदुत्व की राजनीति का नया केंद्र बनेगा। संदेश जाएगा कि अगर बीजेपी बंगाल जीत सकती है तो दक्षिण भी दूर नहीं है। वहीं अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो वो विपक्ष का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरेंगी और ये माना जाएगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी ममता का किला नहीं ढा पाई। देश में मैसेज जाएगा कि भले ही देश में कई जगह बीजेपी जीत गई, बिहार में भी पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी ने अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल को हरा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता को नहीं हिला पाई। विपक्षी गठबंधन में उनको किंग मेकर की तरह देखा जाएगा, विपक्षियों में उनका कद और बढ़ जाएगा। अब आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या ममता बनर्जी का होगा कमबैक या फिर बंगाल होगा भगवामयी? जो भी आपको लगता है भर भर के कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आपकी क्या राय है। वहीं दोस्तों आज से कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जहां पर एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हुए हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियां इस बढ़े हुए बोझ को खुद वहन कर रही है। हालांकि आज 1 मई से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है कि कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर तेल कंपनियां महीने की शुरुआत में कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में आज से कहीं ना कहीं सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है दोस्तों। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में अहम बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ आज से आम जनता की जेब पर सीएनजी, पीएनजी के दाम को लेकर भी बोझ बढ़ने की संभावना है। तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ साथ हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल के दामों में भी संशोधन करके नए रेट जारी कर सकती हैं। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी संशोधन की संभावना है। इससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से लेकर सड़क पर अपना वाहन चलाने वाले आम लोगों तक सभी पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं आज से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एसबीआई कार्ड के नियमों में तीसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एसबीआई कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लेट पेमेंट चार्ज और एनुअल फीस से जुड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अगर आपका बकाया राशि 100 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए तक है तो लेट पेमेंट चार्ज अब 100 रुपए लगेगा ही लगेगा। तो ये कुछ नए नियम थे दोस्तों जो आज से लागू कर दिए गए हैं। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।